हम में से कईयों को ये मुगालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है और अब ये पटरी पे सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आएगा। चुनाव जीतने के लिए लोग भी वही तरीका अपनाने लगते हैं जो तरीका बीते 9 वर्षों में लोगों ने सीखा है। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश हैं, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिलबोर्ड लगाने पड़े, लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ तो पाकिस्तान चले जाओ। किनको ज्योग्राफिया नहीं मालूम है पाकिस्तान का, अगर हम सबको भेज दोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरी भूमंडल में, पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, उतनी जगह नहीं है वहां। ये कम्युनलिज्म एक मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में तब्दील हो गया और इसके छींटे विपक्ष के दलों पर भी पड़े। साथियों, तमाम हम सब लोगों को एक बात जाननी होगी। आरफा जी मेरे बगल में बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा हम में से कईयों को ये मुगालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है और अब ये पटरी पे सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आएगा। 47 में तकसीम हुआ था, तकसीम के बाद भी इतने बुरे हालात नहीं थे। रमान साहब, आपने महावीर त्यागी का जिक्र किया, पंत साहब थे, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की थी जो इन लोगों को कहती थी कि माइंड योर बिजनेस। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहूं, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चेहरे से नकाब उतरवा दिए। सब बेनकाब हो गए, अच्छे खासे लिबरल दोस्त, बड़ी बड़ी बात करने वाले, मतलब लोग तो आप बिरयानी खाने को भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानते हैं। अरे मुझसे, मैं कम्युनल नहीं हो सकता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं। तो उनसे कहना पड़ता है कि हमने बिरयानी खाने वालों को कत्ल करते भी देखा है। तो बिरयानी खाता हूं, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मुसलमान था। साहब, ये लोक कथाओं से, दंत कथाओं से हकीकत नहीं बयान होती है। हालात बेजार, यकीन मानिए मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह नहीं कह सकता हूं कि सब कुछ ऑल इज वेल है और बहुत बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा। हम बहुत बुरी हालत में, चुनाव कुछ नहीं कर सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग भी वही तरीका अपनाने लगते हैं जो तरीका बीते 9 वर्षों में लोगों ने सीखा है। जरा सा किसी पे भरोसा होता है, पता चलता है वो भी किसी बाबा के चरणों में लौट गया। मैं ये देखिए, 47 में रोग था, ये 23 में महामारी है। रोग का इलाज तो आपने कर लिया, कभी कैप्सूल दे करके, कभी डोलो 650 दे करके, किसको किनारे करो, ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब ये महामारी इस हालत में आ गई कि हमारी आपकी जिंदगी की हकीकतें बदल गई। आज से कुछ साल पहले तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, ऐसे ऐसे टॉपिक पर रिसर्च हुए मेरे अंदर, आज मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो जो एक बार है वो पूरा का पूरा बदल गया। और वो जब बदलता है तो वो चुनाव से ठीक नहीं होता है। मैं कई मंचों पर यह कह चुका हूं कि चुनाव अंगणित है, 2 और 2 4 के बदले 5 हो सकता है, लेकिन ये अंगणित मनोविज्ञान को नहीं बदलेगा। साइकोलॉजिकली वी हैव लॉस्ट। और ये लड़ाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, फिर से तिबारा कह रहा हूं, 4 बार कह रहा हूं, ये लड़ाई जमीन पे लड़ी जाएगी। मैं परसों स्टेट्समैन अखबार का एक प्रोग्राम था कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा आप कल्पना करिए कि मई के आखिरी हफ्ते का हेडलाइन क्या होगा अखबार का। तो मैंने एक हेडलाइन दी, इंडिया विंस बट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। अब ही को अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ही,
खैर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का थोड़ा हिस्सा आपने लिया है। मैं कल रात में, चूंकि आज बोलना था पार्लियामेंट में, तो मैंने थोड़ी तैयारी फिर से की, और वो किताब ऐसी है, हमसे ज़्यादा तो बैरिस्टर साहब जानते हैं। मैं इनका मुरीद इस बात को हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जैसी समझ आज के पार्लियामेंट में इनकी है, शायद किसी की नहीं है। मैं आपको एक हल्की सी बात कहना चाहता हूँ कि नवंबर का महीना आ गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रही थी। नेहरू चाह रहे थे कि क्रिसमस की छुट्टियां ना हो, हम बैठ के काम करें। आप जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियां किसको चाहिए थी? कोई क्रिश्चियन एमपी नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब मैं इसके लिए उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। जिस दल के अस्तित्व को आपने गढ़ा था कि आपको क्रिसमस की छुट्टियां चाहिए थी, आज देखिए आपके उस दल की क्या हालत है। तो ये जो जर्नी है हमारे देश की, उस जर्नी में मैंने जो बात एक कही, दंगे पहले भी होते थे। हमारे बीच में ऐसे लोग थे, अरफा जी ने एक अपना शेयर किया। मैं पटना यूनिवर्सिटी में था, वहां मेरा एक दोस्त था, फैराडे हाउस में, इकबाल, साहिबगंज का था। जब क्रिकेट मैच, उस समय में नया नया टेलीविजन लगा था, तो बड़े शौक से 50 लोग एक साथ बैठते थे, और जब मान लो कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, तो लोगों की नज़र स्क्रीन से निकल करके इकबाल पे जाती थी कि इकबाल का रिएक्शन कैसा है। जो रिएक्शन तभी बंद कमरे में इकबाल की ओर जाती थी, आज वो सड़क पे। ये फर्क आया, और इस फर्क को हम सबको समझना होगा। और रिप्रेजेंटेशन का जहां तक मामला है, आपने बहुत, मैंने कहा ना दस्तावेज, मैं डेटाबेस देख रहा था आपका, ये किताब नज़ीर होने जा रही है। हम आप इससे चीजें निकालें, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को भी सिंबॉलिज्म से आगे ले जाना होगा। मैं आज सोच के आया था कि मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा, लेकिन यह तय करना होगा। छोटी सी बात है, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन संसद में मैंने कभी चुप्पी नहीं इस वजह से रखी कि मैं मुसलमान नहीं हूं। और संसद का रिकॉर्ड गवाह है इस बात का। दूर की छोड़िए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 370 के मसले पे मैंने चुप्पी बांधे देखा, यह कहते हुए सुना कि देश बदल गया है। मैंने उनसे यह कहा कि जब देश बदल रहा था ना जर्मनी में, तब भी वहां की सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम एडुकेट करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। हम आपने तो वो भी बंद कर दिया। पूरा का पूरा माहौल, सर मैं 1-2 मिनट और लूंगा और खत्म करूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, फिर क्या। पूरा का पूरा माहौल, आपको पॉलिटिक्स से इतर एक लड़ाई लड़नी होगी। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे, कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे? मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश हैं, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिल बोर्ड लगाने पड़े। अब सर इस लोगों को क्या चाहिए? अब उनके लोग कहते हैं कि ये भगवान ही है। अब जब भगवान खुद ही आ गए हैं, तो काहे को चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ। अब वहां भी चुनाव लड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के मामले को आइडेंटिटी असर्शन तक ले जाना होगा और एक सॉलिडारिटी विकसित करनी होगी। मुझे दुख ये होता है कि जैसे ही मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पसमानदा बनाम सैयद, ये लड़ाई, घर में आग लगी हो तो इस लड़ाई को थोड़ा पेडेस्टल को देखना होगा। दलित, महादलित, बड़ा मजा आता है सरकार को। किसान का आंदोलन हो रहा है, ट्रेड यूनियन चुप है। ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहे हैं, किसान चुप है। मुसलमान सड़कों पे आ रहे हैं, ना ना अभी इस मसले पे इनके साथ मत जाओ, बेकार कम्युनल हो जाएगा। दलित आ रहे हैं, अरे यार इनका प्रॉब्लम है ना, इसमें घुसना नहीं चाहिए। जब तक एक, मतलब मैं बोरो कर रहा हूं कम्युनिस्ट पार्टी से,
आपको सॉलिडारिटी बेस्ड नेटवर्क बनाना होगा। वही नेटवर्क संविधान को महफूज रखेगा। नहीं तो किसी ने कल्पना की थी कि इस देश में सेंगोल नाम की भी कोई चीज है। आज मैंने कहा कि आप सेंगोल लगा दिए हो तो वहां साथ में बड़ी फोटो लगाओ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनकी तस्वीर होनी चाहिए, वो देखे जाए। और एक आखिरी चीज कहूंगा इससे पहले कि मैं आपका सवाल लूं। मैं कलकत्ता जा रहा था, अभी रोमिला थापर जी की एक किताब आई है, मैंने पढ़ा उसके कुछ पन्ने शुरू के। ये लड़ाई जो वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से कि फ्रॉम इंटीग्रेटिव नेशनलिज्म ऑफ 1947 वी हैव रीच्ड टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म ऑफ 2023, यानी एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना से हम विखंडित राष्ट्रवाद की भावना पे आ गए। पहले सर्टिफिकेट छुप के लोग मानते थे, देखो कि उस मोहल्ले से पटाखे चल रहे हैं कि नहीं। आज सड़कों पे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, गलियों में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, और जो उसका प्रतिकार करे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप उसको भी पाकिस्तान जाने की सलाह देते हो। हालांकि आज मैंने सदन में कहा कि इनको ज्योग्राफिया नहीं मालूम है पाकिस्तान का, अगर हम सबको भेज दोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरी भूमंडल में, पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, उतनी जगह नहीं है वहाँ। करीब 65-67% आबादी हम लोगों को भेजना होगा आपको, और उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब ट्रेन वेन से चलने की आदत नहीं रही है बहुत लोगों को। तो बहरहाल मैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूं वो है कि ये जो कम्युनलिज्म ऑफ 47 था, ये नेशनलिज्म ऑफ 2023, ये कम्युनलिज्म एक मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में तब्दील हो गया, और इसके छींटे विपक्ष के दलों पर भी पड़े हैं। उन पर भी पड़े हैं जो कहते हैं हम छींटों और छींटाकशी से दूर रहते हैं। वो छींटे मिटाने होंगे। हर सीट पे ये डर कि पोलराइज हो जाएगा, हर इलेक्शन में ये डर कि इसको कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन से कैसे बचा लो। मैं समझता हूं कि डर के इस माहौल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज़ाद ख्याली बड़ी खूबसूरत चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन। अब जिक्र कर रहे थे आप नेहरू जी का, मतलब नेहरू जी के नाम से तो मैं अक्सर चिट्ठियां लिखता हूं, क्योंकि उनको चिट्ठियां लिखने की आदत थी। तो मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई राइट 2 लेटर्स टू जवाहरलाल नेहरू, और उनको देश के हालात के बारे में बताता रहता हूं। मतलब हंसने की बात नहीं है, मेरा अपना कुछ फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है उसमें कि, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो नेहरूवियन भाव था, वो भाव क्या था? नेहरू वॉज ए रिस्क टेकर। वो जान रहे थे कि समाज में कम्युनलिज्म कहाँ तक पेनिट्रेट कर गया, लेकिन उसने उस रिस्क को सामने लिया, चैलेंज किया। उनके रहते रहते चीज़ें इतनी बिगड़ी नहीं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शायद आपको किताब लिखने को भी प्रेरित किया। एक अगली किताब आ रही है मेरे एक दोस्त की, आप देखो पीछे 9 वर्ष में जो किताबें आई हैं। गज़ल वहाब की किताब आई, बॉर्न अ मुस्लिम, आपकी किताब आई, एक जियाउस सलाम साहब लिख रहे हैं, उनका ब्लर्ब मैंने लिखा है, बीइंग अ मुस्लिम इन हिंदू इंडिया। ये जब किताबें लिखी जाने लगे ना, जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ कह के ख़त्म करूँगा, नेहरू पे सबसे ज़्यादा किताब नरेंद्र मोदी के दौर में लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? जब आप बहुत बीमार हो जाते हो ना, तो घर के बुजुर्गों को याद करते हो। आज वो वक्त है, और मैं समझता हूँ ये लड़ाई फिर मुकम्मल तभी होगी जब हम सॉलिडारिटी के फ्रेम में बात करेंगे, और राजनीतिक दलों को एक नज़रिया साफ करना होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताने के लिए कि हमने 6 मुसलमान दिए, लेकिन साहब दिए कहाँ, कौन सी लोकेलिटी में दिए, वहाँ विनेबिलिटी फैक्टर क्या है? तो फिर वही जो कहते हैं पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ें हमारे जहन की हैं, उनको हमें 101 लेना होगा। एंड आई वाउच फॉर वट एवर लिटिल कैपेसिटी आई हैव। मैं कभी संसद में मैंने ये नहीं सोचा कि इसको बोलने से मेरे दल का क्या नुकसान होगा,
EWS हो या कश्मीर हो या इवन ट्रिपल तलाक, जहाँ पे मेरे कुछ अलग विचार थे कि ये एक तरह का ऐसा आप स्ट्रक्चर कर रहे हो कि आप हर जगह घुसना चाहते हो, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ, आज ही मैंने सदन में कहा कि एक घर में 5 सदस्य हैं, अगर मेरे घर का 5वां सदस्य एलिनेटेड है, वो महफूज नहीं है, तो घर कभी महफूज नहीं हो सकता। आप नई इमारत बनाओ, बुलंद इमारत बनाओ, वो घर कभी महफूज नहीं होगा, वो घर कभी रोशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तीरगी में रोशनी दिखती है, आपको मुबारक। जय हिंद।